हमारे साथ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान जी हैं। आपको एनडीए में 5 सीटें मिल गई, उम्मीदवारों का भी आपने ऐलान कर दिया, लेकिन अंत समय तक आप पत्ते नहीं खोल रहे थे कि एनडीए में रहेंगे कि महागठबंधन के साथ जाएंगे। शायद प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे और उसका नतीजा है कि 5 सीटें। भाई, मैंने कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की और मेरा जो संबंध आप लोगों के साथ है, मीडिया के साथियों के साथ है, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि मैं कभी कोई गलत जानकारी मैंने कभी आप लोगों से मैंने साझा नहीं की। मैंने कुछ समय तक मीडिया से दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर समझा और एक लंबा समय था 10, 12, 15 दिन, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोगों से जो मेरा रिश्ता है, मैं रेगुलर इंटरेक्ट करता हूँ, बट वो 15 दिन मैंने दूरी आप लोगों से किसी पे कोई दबाव बनाने के लिए या प्रेशर के लिए नहीं, बट एक अपनी क्लैरिटी के लिए मैंने की थी। गठबंधन में हम लोगों को कहाँ कैसे स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम बातचीत उस दौर में चल रही थी और मैं भारतीय जनता पार्टी की भी मैं मजबूरियों को मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तो भाजपा के साथ डील कर रहा हूँ, बट भाजपा और 4 दलों के साथ डील कर रही है। मेरे अलावा जनता दल यूनाइटेड भी थी, मांझी जी की भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी है, तो वो एक सामंजस्य बैठाने में ज़रूर समय लग रहा था। तो ऐसे में और आप जानते हैं मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में करता नहीं हूँ, जो कहता हूँ मैं करता हूँ। 2020 में भी मुझ पे यही आरोप लगाया जा रहा था कि मैं सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अकेले चुनाव लड़ लूँगा। बट उस वक्त भी मैंने साबित किया था कि मैंने जो कहा मैंने किया, और इस वक्त भी एनडीए में जब तक सीटों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई तो कुछ कहने का औचित्य नहीं था। हाजीपुर सीट पर आप समझौता करने के मूड में नहीं थे। आपके पिता रामविलास जी लंबे समय तक सांसद रहे, वो भी सीट आपको मिल गई। आपकी क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं हाजीपुर? मैं हाजीपुर को लेकर ज़रूर मेरा प्रयास था कि ये सीट मुझे मिले। मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, ऐसे में एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं आगे लेकर जाऊं। बट हाँ, ये कश्मकश भी मेरे जहन में थी, जहाँ एक तरफ मेरे पिता की कर्मभूमि को साधना था तो वहीं मेरी अपनी कर्मभूमि की भी जिम्मेदारी मैं किसके कंधे पर डालूं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मेरे दिल और दिमाग में कौंधता था। हैविंग सेड दैट, गठबंधन ने ये विश्वास किया मुझ पर, और जिस तरीके से हाजीपुर की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में देने का काम किया, उम्मीद है, विश्वास है कि अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चलकर जो अपेक्षाएं हाजीपुर की जनता की मेरे पिता से थी, उन्हीं उम्मीदों पर मैं भी खरा उतर सकूं, उसी दिशा में हाजीपुर को आगे लेकर जा सकूं जिस तरीके से मेरे पिता ने हाजीपुर को आगे लेकर जाने का कार्य किया। अपनी तरफ से प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। चाचा को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, नाराजगी में इस्तीफा दिया, उनको एक भी सीट एनडीए में नहीं मिली। जो हमें जानकारी है कि सोर्सेस से कि महागठबंधन में उन्होंने संपर्क साधा था लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आता है उनका कि मैं तो एनडीए में रहूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? शशांक, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, पता नहीं कितना कोई विश्वास करता है नहीं करता है, बट मेरी चिंताओं में ही ये सारी बातें नहीं थी। मेरी चिंता अपने लिए बहुत बड़ी थी। आप इस बात की कल्पना कीजिए, आज से 2.5 साल 3 साल पहले जिस तरीके का घटना चक्र मेरे साथ घटा, मुझे मेरे ही परिवार से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। मेरी ही पार्टी से, जिस पार्टी को मेरे पिता ने खड़ा किया, उसी पार्टी से मुझे बाहर कर दिया जाता है। मेरे घर से मुझे निकाल दिया जाता है। मुझे मझधार में सिर्फ छोड़ा ही नहीं जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि मैं उस मझधार से कभी मैं बाहर ना निकल पाऊँ। ऐसे में आज से 2.5 साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ भी पाऊँगा कि नहीं, या कोई गठबंधन का मैं हिस्सा रहूँगा कि भी नहीं। तो ऐसे में मेरी चिंता कतई ये नहीं हो सकती कि कोई दूसरा कितनी सीटें पा रहा है नहीं पा रहा है। मैं सिर्फ अपने प्रयासों में मैं लगा हुआ था। तो ऐसे में ये गठबंधन का फैसला था। राजनीति में मैं मानता हूँ, गठबंधन में मैं मानता हूँ कि एक जनाधार बहुत बड़ा आधार होता है सीटों के वितरण को लेकर कि किसको कितनी संख्या मिलेगी। ऐसे में गठबंधन को जो उचित लगा, गठबंधन ने ये फैसला लिया। 2020 का जब विधानसभा चुनाव था बिहार का, जेडीयू के खिलाफ आप हर सीट पर कैंडिडेट दिए। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, मात्र 43 जीती थी। लेकिन अब अभी एनडीए में है, नीतीश जी भी एनडीए में है। आपके संबंध उनसे उस समय खराब हो गए थे, तो अभी संबंध कैसे हैं? और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या अभी भी आप उनकी नीतियों का विरोध करेंगे? देखिए, आज की तारीख में जब हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को हम लोगों ने बनाया है,
राजनीति का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ राजनीति में हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं होता, और उसके बाद आपके गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित आता है, और अंत में अगर कुछ बचता है तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है, और इस सोच को साधने के लिए ये गठबंधन तैयार किया गया। ऐसे में गठबंधन के हित में है कि गठबंधन के तमाम सहयोगी आपसी मतभेदों को एक तरफ रखते हुए गठबंधन के हित और गठबंधन के द्वारा तय किए गए लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हों। ऐसे में अगर दो घटक दल अगर आपस में किसी भी कारणवश अगर उलझ जाते हैं तो इसका सिर्फ नुकसान ही गठबंधन को होगा और इसका लाभ विपक्ष को जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि, और मैं दोनों दलों का नाम लेकर बोलता हूँ, जनता दल यूनाइटेड हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ हम लोगों ने इस गठबंधन में हम लोगों ने अपने अपने हितों को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को बड़े लक्ष्य की ओर, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और उसको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किया है, वो हम लोग की प्राथमिकता है। और आज की तारीख में जब तक हम लोग 40 की 40 सीटें बिहार में और देश भर में 400 प्लस के लक्ष्य को हम लोग नहीं हासिल कर लेते हैं, तब तक उसी दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मिला कि आपके पार्टी से कुल 5 उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी से, जिसमें वीणा देवी को आपने फिर से टिकट दिया, एक अशोक चौधरी की बेटी हैं सांभवी, एक आपके जीजा भी लगते हैं अरुण भारती जी, और एक राजेश जी हैं। तो इसमें युवा भी हैं, सीनियर लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने MY समीकरण की मैं बात करता हूँ, जो महिलाओं और युवाओं का समीकरण है। मैं मानता हूँ, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, और मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते हैं। ऐसे में जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, ये ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी ने जिस तरीके से निर्णय लिया, कम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मात्र 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बट इन 5 सीटों में भी हमने युवाओं को भी उचित रिप्रेजेंटेशन दिया। महिलाओं को लगभग 40%, 5 में से 2 सीटें हम लोगों ने महिलाओं को दी। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने नारी वंदन अधिनियम को हम लोगों ने पारित किया। उस आधार पर हम लोगों ने महिलाओं को भी उनका भी समावेश करने का हम लोगों ने प्रयास किया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली 21वीं सदी का मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, और मैं शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि बिहार जैसे राज्य को जात पात धर्म मज़हब की बेड़ियों से निकाल कर आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मेरी इस टीम को आप देखिएगा, आप इन सब के क्वालिफ़िकेशंस को देखिएगा, आप अरुण भारती जी को, कभी कभी उनकी पूरी काबिलियत को सिर्फ इस ढांचे में समावेश कर दिया जाता है कि वो मेरे जीजा हैं, बट आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखिए। लंदन से पढ़कर आए हैं, MBA की डिग्री, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अपनी एक उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनकी माँ बिहार की कद्दावर नेत्रियों में से एक रही हैं। आप शांभवी को आप देखिए, उनकी शिक्षा आप देखिए, राजेश को आप देखिए। ये तमाम ऐसे युवा चेहरे हैं जो कल को भारत की संसद में जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे तो हर बिहारी को गर्व होगा। ये वो बिहार के पढ़े लिखे युवाओं की छवि है जो देश दुनिया के सामने जानी ज़रूरी है, और इसकी शुरुआत किसी ना किसी को करनी थी। मुझे खुशी है कि पार्टी ने, और मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूं जो अपने समकक्ष वालों को आगे नहीं बढ़ने देते, जिनको ये इनसिक्योरिटी होती है कि उनके समकक्ष युवा अगर आगे आ गए तो संभवतः वो उनसे आगे निकल ना जाए। ऐसे में मेरी पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को और शिक्षा को प्राथमिकता देने का काम किया। आखिरी सवाल, किन मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं भाई? आज की तारीख में जब हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर ये चुनाव है, मुझे लगता है मोदी की गारंटी अपने में एक बहुत बड़ी गारंटी है। आज की तारीख में जहां मेरे प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त मजबूत करने का कार्य किया, आज से पहले कोई नहीं जानता था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है, बट जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने टॉप 5 दुनिया के देशों में भारत की अर्थव्यवस्था को लाने का उन्होंने काम किया, जिस तरीके से आने वाले 5 सालों का उन्होंने लक्ष्य रखा है, देश को तीसरी सबसे मजबूत। और जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ ये विषय है, बट जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों के राजस्व बढ़ते हैं। जब राजस्व बढ़ता है तो आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, हर गरीब आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। ये आपका आर्थिक विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो ऐसे में जब और मैं अभी तो मैं उन सब चीज़ों में जा ही नहीं रहा कि कितनी उज्ज्वला और कितने आयुष्मान और कितने ये
तमाम योजनाएं जो मेरे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, सरहद को भी मजबूत रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से तकनीकीकरण को भी बढ़ावा देने का काम मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी की इस सोच के साथ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो जहाँ मोदी की गारंटी वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन है, इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है, आप भी कर रहे हैं, और 370 हटा उसकी बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। बिहार में आप लोग का मुकाबला तेजस्वी से है, महागठबंधन में। तेजस्वी का कहना है कि मैंने उतना रोजगार दिया जितना नीतीश बतौर सीएम नहीं दे पाया, जितना मैंने 17 महीने में दे दिया। 2 लाख शिक्षकों को नौकरी मिली 2 महीने में। तो रोजगार तेजस्वी का मुद्दा है। चुनौती मानते हैं महागठबंधन को? देखिए, मैं तो हर चुनाव को मैं चुनौती मानता हूं, और ऐसे में जनता के सामने आप अपने अपने विषयों को लेकर जाते हैं। अंतोगत्वा ये फैसला जनता को ही करना है कि जनता किसकी बातों पर विश्वास रखती है। विपक्ष अपने मुद्दों को ज़रूर रख रहा है, और मैं यकीनन मैं मानता हूं कि आज की तारीख में रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि मैं युवाओं का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, बट मैं वहीं पे ये भी मानता हूं कि आज जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में आई है, भाई हमारे प्रदेश की ये विडंबना रही है। और अगर बिहार उस गति से विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाया बनिस्बत बाकी राज्यों के, उसमें बहुत बड़ा कारण ये विरोधाभास की सरकारें भी रही हैं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब तक देश में यूपीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। हम लोगों ने उन राज्यों को भी उदाहरण देखा है जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र की तर्ज पे राज्य में सरकारें। उन राज्यों ने जिस गति से विकास की राह पकड़ी है, ये मेरे विश्वास को, और उदाहरण के तौर पर बगल का राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, जिस गति से वो राज्य आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मैं ये भी मानता हूँ कि आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार मिली है, जिसका केंद्र में नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बिहार में मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इन चुनावों के बाद वो परियोजनाएं जो धरातल पर नहीं उतरती थी, या राज्य की वो योजनाएं जो कि केंद्र के द्वारा स्वीकृत नहीं होती थी, ना सिर्फ उनको गति मिलेगी, बल्कि तमाम विकास की योजनाएं जिसमें शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, तमाम योजनाएं हैं, उसको भी हम लोग और मजबूती दे पाएंगे। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए चिराग पासवान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।